नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की जर्नी में आप सभी का स्वागत है। एक प्रश्न जो हर किसी को परेशान करता है कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक पढ़नी चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी 6 से 12 तक क्या सारी पढ़नी चाहिए? टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहिए? एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए? एनसीईआरटी को इंटरलिंक करके कैसे पढ़ना चाहिए? ये बहुत सारे सवाल आपके जहन में दर्द करते होंगे। आज इन सारे सवालों का निचोड़ लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए, इसका पढ़ने का इफेक्टिव वे कौन सा होना चाहिए, इस सारी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम ये देखें तो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, किसी भी एग्जाम की एक नीड होती है कि आपसे वो मांगता क्या है। अगर आप उस नीड को फुलफिल करते हैं तो आप आराम से उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप यूपीएससी के एग्जाम को देखें या फिर किसी पीसीएस के एग्जाम को देखें तो आपसे विश्लेषण क्षमता की वो मांग करता है। और विश्लेषण क्षमता में क्या आता है, बहुत प्यार से समझिएगा, बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें निकल के आ पाएंगे। जो भी सिविल सर्विस एग्जाम है, देखिएगा, अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की बात करेंगे तो स्टेट का यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर पीसीएस का एग्जाम हो, यानी जिसको आप आईएएस और पीसीएस के नाम से जानते हैं, इन दोनों खंडों को अगर आप प्यार से देखेंगे तो यहाँ पर एनालिटिकल पावर की आपसे डिमांड की जाती है, यानी विश्लेषण क्षमता की डिमांड की जाती है। ये कहाँ मिलेगी? यानी एग्जाम्पल बेस पे कह सकते हैं कि आपके पास प्रमाणित स्रोत से कोई डाटा इकट्ठा हो, तो आपने कोई ऑथेंटिक रिसोर्स का मतलब ये रहा कि आपने किसी जो भी कंसेप्ट है, जो भी टॉपिक है, आपने उसको ऑथेंटिक तरीके से रेडी कर रखा हो। आपके पास जो भी कंटेंट है उसके अंतर्गत क्रमबद्धता होनी चाहिए, सीक्वेंस वाइज कहानी होनी चाहिए। तो क्रमबद्धता का मतलब ये रहा कि आप उसको लॉजिकल वे में सारे कंसेप्ट को रेडी कर सकें। या इसके अलावा जो आपकी भाषा शैली है वो बेस्ट होनी चाहिए। भाषा शैली का मतलब यह है कि आपके शब्दों की जो प्रक्रिया है, ओरिजिनल चीज़ों को ना छोड़कर आप प्रमाणित तरीके से आप प्रशासनिक अधिकारी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो आपकी भाषा भी प्रशासनिक शैली की होनी चाहिए। इसके उपरांत जो आपकी लेखन शैली है, वो लेखन शैली भी ऐसी होनी चाहिए जो कम शब्दों में अधिकतर या अधिक बातों को समझा सके। इन सब के उपरांत भी अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे बेहतरीन चीज़ें मिल जाती हैं कि आपके अंदर जो विश्लेषण क्षमता है उसका विकास कैसे किया जाएगा। यानी कोई अभी तक मार्केट में एनसीईआरटी के अलावा ऐसी कोई किताब नहीं बनी जो सारी चीज़ों का समायोजन कर सकती हो। इन सबको छोड़ दिया जाए, कोई भी किताब जब कोई राइटर लिखता है तो उसमें मुख्य भूमिका 1 2 3 4 लोग की हो सकती है, लेकिन जब एनसीईआरटी को लिखा जाता है तो उसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग भी होते हैं, उसमें डॉक्टर लोग भी होते हैं, उसमें पीएचडीएन लोग भी होते हैं, उसमें जुडिशरी के लोग भी होते हैं। कुल मिला के कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट के जो भी लोग होते हैं उनके अनुभव को वहाँ पर साझा किया जाता है। और बिल्कुल गहराई से कई स्टेप हो, जब भी कोई किताब छपती है तो उसमें एक आध प्रिंट करने के बाद डायरेक्टली पब्लिकेशन छाप देता है, लेकिन जैसे ही एनसीईआरटी छपती है तो वो कई पायदान से गुजरना उसको होता है। समझिए इस बात को ऐसे, एक तालाब है आपका, इस तालाब में से आपको मछली पकड़ना है, तो मछली पकड़ने के लिए क्या करेंगे? आप जाएंगे, हाथों नहीं डाल देंगे। उससे पहले जब जाएंगे तो जाके उसमें जाल बिछाएंगे। जैसे ही जाल बिछाएंगे तो जाल बिछाने के बाद उसमें सारी मछली भी समाहित हो जाएंगी और बाकी जो इसमें चीज़ें समाहित हो जाएंगी। ऐसे ही यूपीएससी की जर्नी में विश्लेषण क्षमता का योगदान इसलिए है कि आप यूपीएससी के अंदर का जो नॉलेज है उसका एक जाल बिछाते हैं। जाल बिछाने में आपके कंसेप्ट भी आ जाएं, आपके कुछ फैक्ट भी आ जाए, आपके अंदर एनालिटिकल पावर भी स्ट्रांग हो जाए, आप कुछ अप्लाइड पार्ट को कुछ अपने तरीके से भी इनबिल्ड कर पाएँ। ये सारी कहानी कहाँ मिलती है? एनसीईआरटी में। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ, यदि आपकी भाषा शैली अच्छी करनी है, आपको क्रमबद्धता से बहुत सारी चीज़ों को समझना है या कुछ प्रमाणित स्रोत से ऑथेंटिक डाटा को या जो भी टॉपिक्स हैं उनको पढ़ना है, तो यानी ये कह सकते हैं कि जो पढ़ने के बाद जो सेकेंडरी किताब पढ़ेंगे वो आसान कर देंगे। किसी भी मकान की नींव जितनी मजबूत होती है उसका मकान का ऊपर का हिस्सा उतना मजबूत बनता है। तो ऐसे ही एनसीईआरटी एक नींव मजबूत करती है। जो आपके एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप सेकेंडरी बुक को पढ़ेंगे आपको आसान लगने लगेगा, लास्ट के क्वेश्चन पढ़ लेंगे आपको आसान लगने लगेगा। किसी भी बात को अपने शब्दों में पिरोने की कला जो है एनसीईआरटी सिखाती है। बातें करेंगे इस पे, लेकिन आज का विषय ये है कि क्लास नंबर 6 से लेकर 12 के एनसीईआरटी को क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इस पे चर्चा करेंगे सारी बातें। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अभी जून में एक नया बैच हमारा एनसीईआरटी 2 लॉन्च होने वाला है। यदि आप एनसीईआरटी के इच्छुक प्रतियोगी हैं, आपको लगता है कि 2024 का, 25 का, 26, 27, 28 जो भी एग्जाम देना है, पीसीएस का एग्जाम देना है, बीपीएससी का एग्जाम देना है, आरएएस का एग्जाम देना है, यूकेपीसीएस का एग्जाम देना है, किसी भी एग्जाम के लिए आरओ का एग्जाम देना है, उसके लिए सबसे मस्ट क्या चीज़ है? एनसीईआरटी।
लेकिन कंसाइज वे में एनसीईआरटी पढ़ें कैसे, उसके लिए बड़ी ज़रूरी है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस का होना। तो एक हम लोग यहाँ पर आपके लिए प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, वो जैसे भी होगा आपके सामने हम लोग उसको डिक्लेयर करेंगे बड़े अच्छे तरीके से। एक बार सभी लोग जिनको एनसीईआरटी के इंटरेस्टेड हैं, आप नीचे लिंक दिया गया है, आप उस ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और आप यहाँ पर एल लर्निंग एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें, जिससे कि जो आने वाली सूचनाएं हैं आपको यहाँ पर मिल जाएं, तो ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो एनसीईआरटी का अभी जो हमारा बैच था वो 1 चल रहा था, अब एनसीईआरटी 2 बैच आ रहा है। जिन लोगों ने एनसीईआरटी का बैच 1 ले रखा था उनको काफ़ी बेनिफिट यहाँ से इनको मिलने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ उसको इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, उसके एमसीक्यूज कैसे की जाए, उसकी लेखन शैली कैसी की जाए, टॉपिक से लिंक करके कैसे पढ़ा जाए, इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा यही करता है। तो सारी चीज़ें जो एनसीईआरटी नंबर 1 बैच में नहीं थी वो एनसीईआरटी 2 में मिलेंगी। तो एनसीईआरटी 1 वाले बैचों को 2 वाले में भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इसलिए उनके लिए भी लाभप्रद ये चीज़ें होंगी। तो नीचे दिया गया लिंक है, जरूर उसमें ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले समय में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। आइएगा, देरी किए बिना हम समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, डेफिनेटली कहूँगा तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है, और उनका पढ़ने का तरीका एक बार हम लोग जान लेते हैं। क्या इसका तरीका देखिएगा, अगर आप यूपीएससी के सापेक्ष में अगर बात करें तो एनसीईआरटी से 2023 प्रलम से 24 आने वाला है अभी, तो 23 प्रलम से जो प्रश्न का एक लेवल था वो कहाँ से रिसोर्स है, तो इंडिया एयरबुक से देखिएगा 12 क्वेश्चन। तो जो एक ऐसा सेगमेंट जो हम इसे इग्नोर करते हैं, हम समझते भी नहीं है, एक ऐसा सेगमेंट जो 12 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले हैं। ऐसे ही ऑफिशियल वेबसाइट 36 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले हैं। न्यूज़ से मैगजीन जो भी योजना है, कुरुक्षेत्र है ऐसी मैगजीन है, वहाँ से 19 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और यदि जिस चर्चा की हम डिस्कशन कर रहे हैं वहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन ये देखने को मिले, जिसको एनसीईआरटी कह सकते हैं। उसके बाद पीआईबी से 9 क्वेश्चन है, तो यानी 2023 में 100 क्वेश्चनों में से अगर हम डाटा को इवेलुएट कर लें तो कहाँ चलेगी ऑथेंटिक किताबें, आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी। लेकिन ये एनसीईआरटी के रूप में अगर हम देखेंगे तो चर्चा करने का मेन विषय बन जाता है कि अगर लास्ट ईयर के ट्रेंड को उठा के हम लोग देख लें, 2015 में अगर देखेंगे तो एनसीईआरटी डायरेक्टली 23 क्वेश्चन देखने को मिले, यानी आप कह सकते हैं कि जहां पर 40 क्वेश्चन करने से आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं, जहां पर 23 क्वेश्चन ओनली एनसीईआरटी से आ रहे हो, तो सोच लीजिएगा कि आपका लेवल कितना जरूरी बन जाता है। साथ में अगर 2016 की बात करेंगे तो आप यहाँ 18 क्वेश्चन, मैंने इसको सब्जेक्ट वाइज डिफाइन कर रखा है कि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए थे, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, इकोनॉमी से, साइंस से, इन्वायरमेंटल से, टोटल कितने क्वेश्चन। अगर हम 21 की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 24 क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन अगर आपने देखे होंगे तो यहाँ पर एनसीईआरटी से 20 क्वेश्चन है, देखिए 2023 में। 2022 में भी लगभग 23 क्वेश्चन के अराउंड थे। तो यानी इस डाटा को अगर हम दिमाग में रखें तो आपके दिमाग में सिनेरियो बन पा रहा होगा कि 20 में भी 22 क्वेश्चन है और 19 में भी आपके 24 क्वेश्चन है, साथ में अगर 18 में भी देखेंगे तो 18 क्वेश्चन है, और 2017 में देखेंगे तो 23 क्वेश्चन। यानी अगर हम इसको एक मार्क करें लगभग लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखते हुए, तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी डायरेक्टली प्रीलिम्स में हिट होते हैं। कैसे होते हैं मैं ये भी दिखाऊंगा, लेकिन जरूरी क्या है कि एनसीईआरटी क्लास नंबर 6 से कैसे कैसे पढ़ें जरूरी बन जाता है। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कितने कितने आए हुए हैं ये आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, इसका एक चार्ट आप बनाएंगे। सारी चीज़ें प्रॉपर वे में हम लोग लेके चलेंगे एनसीईआरटी के, यूट्यूब पर भी क्लास चलेंगे, ऐप पर भी क्लास चलेंगे, कैसे चलेंगे सब लोग बता देंगे। लेकिन नीचे दिया लिंक जो है उसको जरूर एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी है और यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप भी है। साथ में बात कर लेते हैं, देखिएगा जैसे कि आप एनसीईआरटी क्लास नंबर 6 में जाते हैं तो क्लास नंबर 6 में देखा जाए 4 एनसीईआरटी आपको देखने को मिलती है जो पढ़नी होती हैं। एक हिस्ट्री की, एक ज्योग्राफी की, सोशल साइंस जिसको हम लोग पॉलिटिकल या पॉलिटी के नाम से जान सकते हैं, एक साइंस की देखिएगा। अब ये 4 एनसीईआरटी हैं, इस 4 में से क्या क्या पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे अभी। क्लास नंबर 7 में जाएंगे तो यहाँ भी आपको 4 एनसीईआरटी देखने को मिलेंगे। क्लास नंबर 8 में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको 4 एनसीईआरटी देखने को मिलेंगे। जैसे ही क्लास नंबर 9 में जाते हैं तो यहीं से कुछ एडवांस लेवल, जैसे कि यहाँ पर इकोनॉमी का पार्ट और जुड़ जाएगा, और जो सोशल साइंस की हम लोग बात कर रहे थे अब ये पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा। तो यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी और इकोनॉमी, ये 5 एनसीईआरटी। क्लास नंबर 10 में जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको 5 एनसीईआरटी देखने को मिलेंगे। क्लास नंबर जब जैसे ही 11 में जाते हैं तो ज्योग्राफी की भी 2 हो जाएंगी, साइंस की भी 2 हो जाएंगी, और पॉलिटी की भी यहाँ पर एग्जाम्पल बेस पे 2 हो जाएंगी। तो सोशोलॉजी भी इसमें जुड़ जाएगा। और इंडियन कल्चर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्लास नंबर 11 के एनसीईआरटी में अगर आप ये भी ना पढ़ते हैं कि भाई कोई किताब नहीं पढ़ते हैं नितिन सिंघानिया, तो एनसीईआरटी से भी कवर कर सकते हैं। लेकिन चुनौती बन जाती कैसे करेंगे, ये सारा एक सिनेरियो है क्लास नंबर 12 की एनसीईआरटी यहाँ से आता है। तो यानी कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि लगभग इसको आपस में देखें तो 4, 4, 8, 4, 12 और 4, 16। 16 के बाद देखेंगे तो 4 यहाँ पर, 5 यहाँ से निकल कर जाएंगे, 16, 5 कितना होता है बोलेंगे 21। और लगभग ये कुल मिला के देखेंगे 2-2 एनसीईआरटी के रूप में, मतलब 30 एनसीईआरटी का एक डाटा है एग्जाम्पल बेस पे, ऐसा मान सकते हैं। इस 30 किताबों में से हमें क्या निकालना है, ये एक लॉजिकल कंसेप्ट बन जाता है। हमें पढ़ना क्या है, आइए मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूँ। इस दृश्य को देखने के लिए जैसे ही आप ज्योग्राफी की बात करेंगे तो ज्योग्राफी क्लास नंबर 6 का क्या है, यहाँ पर अर्थ आवर हैबिटेट देखिएगा। सोशल साइंस की अगर हम लोग किताब की बात करें तो यहाँ पर क्लास नंबर 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लगभग ये 8 टॉपिक हैं जो कि इस एनसीईआरटी में डिफाइन कर रखे हैं। क्या क्लास नंबर 6 की एनसीईआरटी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए बनी है?
ये क्लास नंबर 6 में जो बच्चा पढ़ रहा होगा उसके लिए बनी है। आप सिमिलर वे में बोलेंगे कि क्लास नंबर 6 के बच्चे के माइंड का विकास करने के लिए बनी है। लेकिन उस विकास में से यूपीएससी का विकास कैसे करना है, इसके लिए हमें क्या निकालना है, तो ये रणनीति होनी चाहिए हमारे लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखते हुए और सिलेबस को यहाँ रखते हुए देखते हुए हमें ज़रूरी है कि उसके ट्रेंड को समझें। इसीलिए क्लास नंबर इस 8 टॉपिक में से जो हमें यहाँ पर यूपीएससी या सीएससी या बाकी जो भी एग्जाम पीसीएस है किसी के लिए निकालना है, उसके लिए सिर्फ ये 3 टॉपिक हैं जो हमें यहाँ पढ़ने हैं। इसका मतलब आपने उसको छान लिया कि मुझे इस क्लास नंबर 6 में से क्या पढ़ना है। कवर टू कवर, पेज टू पेज, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी सिलेबस के ओरिएंटेड पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन ऐसे ही क्लास नंबर अगर आप 7th में जाते हैं तो अब एनवायरमेंटल क्लास नंबर 7 के एनसीईआरटी है। आप यहाँ देखेंगे तो 11 चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या 11 के 11 चैप्टर पढ़ने में आप सोचो एक दिन में एक चैप्टर पढ़ेंगे 11 दिन लगेंगे? सोलो ईमेल सिमिलर वे में देखिएगा। बट अगर हम सिलेबस को अपने सामने रखें और लास्ट ईयर के ट्रेंड को रखते हुए अगर देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। इसका मतलब आपने उसको छानना स्टार्टिंग किया, एक पढ़ने का तरीका। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई चीज़ कहीं पर रखी हुई है और यदि डायरेक्टली आपको पता है कि वहीं रखी तो आप वहीं जाएंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे, एक कमरे में जाके ढूंढना स्टार्टिंग करेंगे। टाइम भी वेस्ट होगा, मनी भी वेस्ट होगा, और जब सब कुछ वेस्ट होता है तो जीवन भी वेस्ट होता है। इसलिए क्या जरूरी है, एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। बट एनसीईआरटी को पढ़ने से जरूरी है कि एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूबर हो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो, बहुत सारी कहानियाँ हो, मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आप देखते होंगे कि एक पेज की फोटो खींच लेते हैं और उसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है उसी को अपने शब्दों में बयां करने का प्रयास कर सकते हैं। ये तो सेकेंडरी बात है। आप जो बता रहे हो उसको लिख के दे दो, उसको पीडीएफ फॉर्मेट में दे दीजिएगा। कभी भी एनसीईआरटी को पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं पढ़ना चाहिए, कभी भी एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना चाहिए, कभी भी एनसीईआरटी को सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ना चाहिए, कभी भी एनसीईआरटी को देखा जाए तो टॉपिक वाइज टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए। क्या जरूरी है, इसके बारे में बताऊंगा आपको। देखिएगा, अगर क्लास नंबर 8 में जाएंगे तो क्लास नंबर 8 में आपके सामने यहाँ पर 6 टॉपिक है। क्या 6 के 6 टॉपिक पढ़ना जरूरी है? नहीं, क्योंकि मुझे पता है ना, मुझे यूपीएससी में सिविल सर्विस एग्जाम के जो भी स्टेट का उसमें से क्या निकालना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक कंटेंट रेडी करना है, 3 टॉपिक पढ़ना है। इसका मतलब आपने आधा टाइम तो वेस्ट नहीं किया ना। और यही तरीका है यूपीएससी क्रैक करने का कि आपका टाइम वेस्ट कहाँ होता है। आपका जहाँ टाइम वेस्ट हो तो बचाने की चेष्टा करिएगा, उसको वहाँ लगाइएगा जहाँ उसको यूटिलाइज तरीके से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में अगर आप आगे जाते हैं तो ज्योग्राफी क्लास नंबर 9th में जाएंगे तो आपके पास ये 7 टॉपिक, इसमें से क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ निकाल दी गई है। क्लास नंबर 10th में जाएंगे तो 11 टॉपिक है, 11 टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है। क्या क्लास नंबर 10th में 11 टॉपिक दिए गए हैं, तो क्या क्लास नंबर 10th के बच्चे के लिए दिए गए हैं? बट सिविल सर्विस एग्जाम के लिए क्या उसमें निकालना है, उसके लिए जरूरी है कि 3 टॉपिक यहाँ पर कवर करें। ऐसे ही अगर देखेंगे क्लास नंबर 11th में इतना सारा डाटा है, लेकिन हमें पढ़ना क्या, ये वाला डाटा पढ़ना है। देखिएगा, क्लास नंबर अगर आप 11th के सेकंड चैप्टर में जाएंगे तो यहाँ 11 टॉपिक है, सिर्फ मुझे 3 टॉपिक पढ़ने हैं। इसे कह सकते हैं बिल्कुल कंसाइज वे में टू द पॉइंट तैयारी करना। नहीं रास्ता पता है और पता नहीं कहाँ जाना है। रास्ता तो पता है कि बॉम्बे जाना, लेकिन बॉम्बे जाना कैसे। जरूरी है कि बार बार पूछने से अच्छा है कि एक बार सही तरीके से प्रयास कर लिया जाए। क्लास नंबर अगर 12th में जाएंगे तो टॉपिक 10 हैं, देख लीजिए, 10 में सिर्फ हमारे पास 4 टॉपिक कवर करने हैं। और मजे की बात मैं आपको बताने का प्रयास यह भी करूंगा, इस इकोनॉमी में जाएंगे तो यानी ये एक एरिया है जो मैंने कवर किया। जैसे इकोनॉमी क्लास नंबर 9th में जाएंगे, इतना सारा टॉपिक है, हमें ये कवर करना है। और जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि जो क्लास नंबर ये 9th की इकोनॉमी की एनसीईआरटी है, इसको इंटरलिंक कहाँ करेंगे। जैसा कि आप जान सकते हैं जीएस के 3 में इकोनॉमी का पार्ट मेंस में होता है, बाकी प्रीलिम्स में जीएस के फर्स्ट पेपर में इकोनॉमिक क्वेश्चन होते हैं। इन दोनों को खंडों को कवर कर लें तो यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि ये हेल्प कहाँ करेगा, जीएस के 3 में हेल्प करेगा। किस पॉइंट में हेल्प करेगा, इंडियन इकोनॉमी एंड इशूज रिलेटेड टू द प्लानिंग एंड मोबिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड ग्रोथ डेवलपमेंट में। यानी ये मैंने जो जीएस 3 के सामने लिखा हुआ सिलेबस है उसमें ये डिफाइन कर दिया गया है कि यहाँ पर लिंक करेगा। यानी जो चीज़ जहाँ से लिंक करनी चाहिए अगर वो लिंक करती हुई मिल जाएगी आपको, तो एनसीईआरटी पढ़ना आसान हो जाता है। तो एनसीईआरटी के लिए गाइडेंस जरूरी है, प्रॉपर वे में चीज़ों को जानना जरूरी है। उसके नोट्स कैसे बनाएं, उसको पढ़े कैसे। अगर आपके सामने किसी एनसीईआरटी का पेज उठा के कॉपी करके यहीं डाल दूं और उसी पे मैं लाइनिंग खींच के पीडीएफ के फॉर्मेट पढ़ना स्टार्टिंग कर लूं, इसका मतलब ये बेस्ट वे नहीं है। इसके लिए सारी एनसीईआरटी के मैंने मैं आपको दे दूंगा। इकोनॉमी की तरफ अगर आप पॉलिटी के सापेक्ष में जाएंगे तो क्लास नंबर ये 10th की सोशल साइंस की ध्यान रखना, पॉलिटिक्स है। इसमें क्या है देख लीजिएगा, आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट है आपके सामने। इसको यूज कहाँ करेंगे, जीएस 2 के गवर्नेंस के पार्ट में, नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में, नंबर 3 पॉलिटी के पार्ट में, नंबर 3 जस्टिस के रूप में, नंबर 4 आईआर के पार्ट में। इसका मतलब हमें यहाँ पर यूज कर सकते हैं इसको। लेकिन क्या पढ़ना है, सिर्फ हमारे 4 टॉपिक पढ़ने हैं, ये नहीं पढ़ना है। देखिएगा, इट्स एक्सपीरियंस। एंड अगर हम लोग बात करेंगे क्लास नंबर 11th में, देखो इतना सब कुछ दे रखा है, यूज कहाँ करेंगे,
यहाँ पर टॉपिक जो करेंगे GS2 में टॉपिक में यूज करेंगे। किस जगह यूज करेंगे तो GS2 का टॉपिक जो है क्या है, फंक्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन द स्टेट्स इशू एंड चैलेंजेस जो और टू द फेडरल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ पावर एंड फाइनेंस यू टू लोकल लेवल एंड चैलेंज दे रहे हैं। देखिए यहाँ यूज करेंगे, यानी यूनिट का नाम भी डाल दिया। GS2 में लगभग 12 यूनिट है, उस यूनिट में से कौन से टॉपिक में आएगा ये बहुत जरूरी है। इसीलिए क्या करना है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो हमें यहाँ पर ये कवर करने हैं। अगर हम इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आपके दिमाग में पूरी कहानी बन जाएगी। क्लास नंबर 11th में आप जाएंगे तो ये टॉपिक हैं, 10 टॉपिक हैं। इस 10 में से सिर्फ मुझे यहाँ पर 4 टॉपिक पे 5 टॉपिक पे कमांड करनी है, तो ये आसान तरीका बन जाएगा। लेकिन पढ़ना कैसे चाहिए ये सारी लिस्टिंग मैं आपको दे दूंगा, और बिल्कुल प्रॉपर वे में एनसीईआरटी को फिर अगेन 2 हम लोग लेके आ रहे हैं। बहुत बड़ी गलती हम ये करते हैं कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, सिलेबस पढ़ लें, एनसीईआरटी पढ़ लें, ऑथेंटिक किताब पढ़ लें। एनसीईआरटी जड़ें होती हैं, जड़ों को बाद में नहीं पढ़ना पड़ता है, जड़ों को पहले पढ़ना पड़ता है। इसीलिए क्या जरूरी है कि जब भी आप पढ़ें पहले तो एक उपन्यास की तरह पढ़ेंगे। उपन्यास मतलब जैसे नॉवेल पढ़ते हैं, उसको जानने के लिए क्या हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ। उस उपन्यास में सेकंड रीडिंग भी करना बहुत जरूरी है कि पहले पढ़ी हुई चीज़ों को आप कितना रिकॉल कर नहीं कर पा रहे हैं, उनको मार्क करिएगा। उस मार्क करने का थर्ड स्टेप होता है कि आप अपने नोट्स बनाएं, रिविजन करें, प्रैक्टिस करें। ये नहीं कि पहले फॉर्मेट से ही आपने रिविजन करना स्टार्टिंग कर लिया, पहले फॉर्मेट से ही नोट्स बनाना स्टार्टिंग कर लिया। इट इज द सेकंड वे। देखिएगा, बात करते हैं कि सर हमें पढ़ना कैसे चाहिए। मान लीजिएगा क्लास नंबर 6 की जो क्लास की नंबर 6 की एनसीईआरटी, उसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, नंबर 1। 2 में आ जाएगा 7 में, 8 में आ जाएगा 3। इसी रूप में अगर देखेंगे तो इसमें 4 टॉपिक हैं। डाइवर्सिटी, दूसरा टॉपिक गवर्नमेंट है, तीसरा लोकल गवर्नमेंट है, और चौथा जो है आजीविका लिवहुड है। देखिएगा तो यहाँ अगर हम देखेंगे कि ये जो एरिया है ये पहला यूनिट है। देखिएगा इसमें क्या है, 2 टॉपिक दिए गए हैं, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी विविधता की समझ और विविधता के भेदभाव। देखिएगा अब इस टॉपिक को मार्क कैसे करेंगे, तो देखिएगा पहले टॉपिक को कैसे यूनिट करना है, तो रोल क्या होगा एग्जाम में। देखिएगा GS1 में अगर आप जाते हैं तो यूनिट नंबर क्या है, 6 आपके सामने दिखाई दे रही होगी, साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता। देखिएगा ऐसे ही क्लास GS के फर्स्ट पेपर में जाते हैं, यूनिट नंबर 9 में जाएंगे तो सामाजिक अधिकारिता, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, बिल्कुल डायरेक्टली टॉपिक लिखा हुआ है। यानी इस क्लास नंबर 6 के यूनिट नंबर 1 को आपने कहाँ कहाँ लिंक किया। इस लिंक से GS2 में अगर जाएंगे, यूनिट नंबर 1 में अगर आप जाते हैं तो GS2 में भी देखो, GS1 में GS2 में भी क्या होगा, यहाँ पर लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल एंटरप्रेन्योर एवोल्यूशन फीचर्स के बारे में डिफाइन कर रखा है, इसको डायरेक्टली लिंक किया जाएगा। इसका मतलब आपने एक यूनिट को कहाँ कहाँ लिंक किया, इट इज अ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी, इट इज द बेस्ट वे ऑफ एनसीईआरटी। एंड अगर हम बात करेंगे कि इसको क्वेश्चन कैसे आए, अगर उसी यूनिट नंबर 1 से अगर देखेंगे तो 2019 में भी क्वेश्चन दिया है यूपीएससी में कि धर्मनिरपेक्षता के प्रति भारतीय संविधान के दृष्टिकोण को क्या सिखाता है। ये क्वेश्चन कहाँ है, यूपीएससी 2019 में दिया गया है। इसी रूप में देखेंगे भारत विविधता के किसी 4 सांस्कृतिक यानी कल्चरल एलिमेंट के बारे में पूछ रहा है, यूपीएससी 2015 में दिया गया है। इसी क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर आगे भी क्वेश्चन लगातार दिए गए हैं, 2020 में भी क्वेश्चन है, 2020 में भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। यानी आप ये चीज देख पा रहे होंगे कि एक यूनिट को हम लोगों ने क्या पढ़ना था, कैसे पढ़ना था, और लास्ट के क्वेश्चनों को इंटरलिंक करते हुए पढ़ना था। इट इज़ द बेस्ट वे। देखिएगा अगर हम बात करेंगे GS2 के रूप में भी तो इसको GS2 के साथ में लिंक कर सकते हैं। देखो ये पॉइंट है, क्वेश्चन कैसे आए हैं, सारी चीजें देखो। क्वेश्चन नंबर 1 2005 में भी क्वेश्चन मैंने उठा दिया गया, लास्ट के 20-25 सालों के अध्ययन का भी करेंगे, प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो चाहे मेंस के क्वेश्चन हो। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन यहाँ पर लगातार GS2 में पूछे गए हैं। अगर बात करेंगे सर प्रीलिम्स के क्वेश्चनों की, तो देखिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन के रूप में भी यहाँ सारी चीजें आपके सामने डिफाइन कर रखी हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। इसको प्रमाण पत्र के रूप में अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो दिख रहा होगा कि 2023 में भी क्वेश्चन पूछे गए। देखो क्या लिखा है, व्हाट इज द कॉमन टू द 2 हिस्टोरिकल पैलेस नाउ द अजंता एंड महाबलीपुरम। देखिएगा अब ये क्या है, देखो एनसीईआरटी में अगर जाते हैं तो क्लास नंबर 11th में इंट्रोडक्शन टू द आर्ट, पेज नंबर 37-83 में जाएंगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से हिट मिल जाएगा। देखिएगा तो एनसीईआरटी डायरेक्टली क्वेश्चन कहाँ से आते हैं ये भी मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो एनसीईआरटी क्यों इंपोर्टेंट है ये सब समझ रहे होंगे आप इस समय। अब विद रेफरेंस टू द रिलीजन हिस्टोरिकल इंडिया कंसिडर फॉर द स्टेटमेंट, देखिएगा डायरेक्टली क्वेश्चन देखेंगे तो एनसीईआरटी क्लास नंबर 12 से क्या लिखा है, पेज नंबर 103 में जाके खोल लीजिएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली हिट किया गया है। अगर इसके बारे में देखेंगे तो ये क्या है, एम्पायर अशोक के बारे में पूछ रहा है, जेम्स प्रिंसिप के द्वारा। क्लास नंबर 12 में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखो पेज नंबर 28-29 बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ है, और पेज लाइनली मैंने लिख दी गई है। देखिएगा इट वाज ओनली आफ्टर डिकेड द पेंट स्टिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सेवरल ऑफ द जेम्स प्रिंसिप वाज एबल टू डिकन अशोक ब्राह्मण। देखिएगा 1838 में डायरेक्टली क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, देखिए लाइन टू लाइन लिखी हुई है। देखिएगा तो एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं तो देखो ये क्या पेज नंबर किस में
94 95 में कितना क्लास नंबर 7 में चैप्टर नंबर 7 जाके खोल लीजिएगा। ये क्या है? ये एक तरीका है बस जो एनसीईआरटी पढ़ने को आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। सत्य है, शोधक समाज की स्थापना कैसे की? क्लास नंबर 12 में जाओ, एनसीईआरटी का पेज खोलो, 130 देखिए, ज्योतिबा फूले हेड स्टैट्यूट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये लिखा डायरेक्टली, क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है। पेज तक मैं आपको डिफाइन करा रहा हूं जिससे कि आप ये समझ पाओ कि एनसीईआरटी क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट है। तो मेन पर्पस ये है कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने ज्यादा जरूरी है कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना चाहिए। अगर ये पढ़ने का तरीका बेस्ट है तो आप आराम से उसमें से वो चीज़ निकाल पाएंगे जो आपके लायक है, नहीं तो आप बाकी चीज़ों को भी मर्क करते हुए चले जाएंगे। तो यदि आपको 2024 का एग्जाम देना है, 2025 का एग्जाम देना है, या 26 का एग्जाम देना है, 27 का एग्जाम देना, मैटर नहीं करता, आरओ का एग्जाम भी देना है, पीसीएस का एग्जाम भी देना है, बीपीएससी का एग्जाम है, या आरएएस का एग्जाम है, यूकेपीएससी का एग्जाम है, एनसीईआरटी एक ऐसा सेगमेंट है जो आपको बिल्कुल कंसाइज वे में पढ़ना चाहिए। तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं लगभग 3 से 4 मंथ का, 4 मंथ का टारगेट है हमारा, 4 से 5 मंथ का। उसमें कंप्लीटली कंसेप्ट वाली क्लास है, कंप्लीटली प्रैक्टिस वाली क्लास है, कंप्लीटली पीवाई की क्वेश्चन है, कंप्लीटली मेंस के क्वेश्चन रहेंगे, कंप्लीटली देखा जाए तो इसमें जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं एनसीईआरटी के वो भी रहेंगे, साथ में एनसीईआरटी के इसमें टेस्ट भी रहेंगे। यानी मेन प्रकार से कह सकते हैं कि जो तैयारी का 20-25-30% ढांचा होता है प्री का या मेंस का, बीपीएससी का, आरएएस का, यूकेपीएससी का, आरओ का, बीसीएस का, किसी भी एग्जाम का, उसके लिए इसमें हम लोग रेडी करेंगे। यदि आप चाहते हैं इसके साथ जुड़ना तो नीचे दिया लिंक है, उस पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी वीक में आपके सामने सारी अवधारणाएं आपके सामने डिक्लेयर कर दी जाएंगी, और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से 3 से 4 लोग फैकल्टी है आपके सामने इसमें रहेंगी, जिसमें मेरा भी पार्टिसिपेशन 2 सब्जेक्ट में रहेगा, बाकी 2 सब्जेक्ट में। साइंस के एनसीईआरटी कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन साइंस के एनसीईआरटी भी हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे, और बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्सों के फॉर्मेट जो यहाँ पढ़ाया जाएगा उसके नोट्स भी हम आपको इस बार दे देंगे। और ये जो बच्चे पहले एनसीईआरटी ले चुके हैं उनको इसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, इसलिए आप लोग भी एक्टिव मोड में कहीं ना कहीं इसको एक प्रकार से कह सकते हैं देखने का प्रयास करिए। चर्चा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक बार कमेंट करने का प्रयास करिएगा, और आपको और अच्छा लगा तो इसको शेयर भी कर सकते हैं दूसरे लोगों तक, जिससे कि वो भी कहीं ना कहीं से जुड़कर अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। दिए गए नंबरों पर आप यहाँ पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, बाकी चीज़ें आपके सामने बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन हम लोग करेंगे। ऑल द बेस्ट।